नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नहीं बल्कि 2 बार केस जीतकर आने वाले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीतकर आने वाले और इतिहास रचने वाले ललित सिंह पेरियार जी की आज जयंती है और उनकी जयंती पर मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूं और खासकर उनके समाज से आने वाले लोगों से ये उम्मीद करती हूं कि वो ललित सिंह यादव को पढ़े और ललित सिंह यादव के विचारों को मनोसात करते हुए उनको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम करें। साथियों, आज के आधुनिक युग में ललित सिंह यादव की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत में तथाकथित लोगों के द्वारा जिस तरह से पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर दुकानें चलाने का काम किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं ललित सिंह यादव की बात करूं तो साथियों, उन्होंने साफ साफ कहा कि भगवान की कल्पना धूर्त, चालाक और मक्कार लोगों के शैतानी दिमागों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र है। और ये पंक्तियां साफ साफ साथियों आपको निर्देश देती हैं किस तरह से लोगों ने ईश्वरीय शक्तियों की बात करी और किस तरह से ईश्वरीय शक्ति को स्थापित करने के लिए लोगों ने इस देश के बहुत बड़े तबके को मूर्ख बना दिया और उसी की जेब से उसकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को लूट कर अपने धंधों को स्थापित कर लिया। जी हाँ साथियों, ललित सिंह पेरियार कोई ऐसा वैसा नाम नहीं, एक क्रांति है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है। और मैं ये कहूंगी कि आज के आधुनिक युग में वो एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं ललित सिंह यादव के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। साथियों, ललित सिंह यादव जिनका जन्म 1 सितंबर को कानपुर के रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ और संपन्न परिवार में रहते हुए उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुई और उसी का परिणाम रहा कि वो एक तार्किक और एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति बने। और बताया जाता है कि उनकी स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने अध्ययन जारी रखा और जब उसके बाद उनकी अर्धसैनिक बल में सिपाही के तौर पर नियुक्ति हुई तो उन्होंने देखा वहां पर जिस तरह से जातीय आधार पर या गरीबी के आधार पर जो भेदभाव, अत्याचार होता था वो उनसे सहन नहीं हुआ और इसी बात को लेकर ललित सिंह यादव ने पहली बार सेना में रहते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और बताया जाता है कि वो 45 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहे और 9 महीने वो जेल भी काट कर आए। और जब वो जेल से लौट कर आए तो उत्तरी भारत में उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्हें कभी भी छुआछात पसंद नहीं थी, ऊंच नीच पसंद नहीं थी, गरीबी अमीरी पसंद नहीं थी, बल्कि वो समानता की बात करते थे और वो लगातार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करते थे। और साथ ही एक बार की बात बताई जाती है कि गांव में एक बार सूखा पड़ गया और अलग अलग जातियों के अलग अलग कुएं हुआ करते थे, तो वो उन्हीं कुओं से पानी भर के अपना जीवन यापन करते थे। और गांव में ही एक मंगल सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जो कि जाति से वाल्मीकि था, लेकिन गांव के लोग उसे मंगलिया कहकर बुलाते थे। और उसके भी कुएं का पानी सूख गया तो उसने यादवों के कुएं पर पानी भरने का प्रयास किया, लेकिन तमाम यादवों ने उसका बहिष्कार किया और उसको मारा पीटा भी। और फिर वो ललित सिंह यादव के पास गया, पूरा घटनाक्रम उसने बताया तो ललित सिंह यादव खुद यादवों के कुएं से पानी भरकर लाते थे और उस पानी को अपने घर पर रखते और फिर जो मंगलिया था वो वहां से पानी लेकर जाता था। और उसके बाद साथियों, ललित सिंह यादव ने अपने पैसों से और कुछ सरकारी पैसों से मंगलिया के लिए पर्सनल कुआं खुदवाया और जब वो कुआं खुद कर तैयार हो गया तो मंगलिया वहां से पानी लेने लगा। साथ ही 3-4 साल के बाद प्रकरण कुछ ऐसा घटा कि गांव के तमाम कुओं का पानी सूख गया, लेकिन मंगलिया जहां रहता था, जिस जगह उसका कुआं था, वहां नमी थी और इस वजह से उसके कुएं में पानी लगातार बना रहा, उसका पानी नहीं सूखा और गांव में हाहाकार मच गया पानी को लेकर। और जब यादव समाज के लोग मंगलिया के कुएं पर पानी भरने आए तो ललित सिंह यादव ने मंगलिया को साफ साफ समझा दिया कि जब भी कोई यादव तुम्हारे कुएं पर पानी भरने आए तो साफ साफ मना कर देना कि जिस तरह से तुम्हारा कुआं अपवित्र हो जाता था मेरे पानी भरने से, तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, इसी तरह से आज मेरा भी कुआं अपवित्र हो जाएगा, कृपया मेरे कुएं से पानी ना भरे। और जब कुछ यादव समाज के लोग मंगलिया के कुएं पर पानी भरने पहुंचे और मंगलिया ने उन लोगों को वही बातें दोहराई जो कि ललित सिंह यादव ने उसे बोलने के लिए कहा था। यादव समाज के लोग समझ गए कि मंगलिया की अपनी सोच नहीं है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, उसमें इतना साहस नहीं है
और वो साफ साफ समझ गए कि ये सारी बातें ललित सिंह यादव ने कही है। और उसके बाद यादव समाज के लोग ललित सिंह यादव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, यादव जी क्या बात है, क्या आज हमारा पानी पीना भी बंद कराएंगे? आपने मंगलिया को किस तरह से भड़का दिया और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप मेरे कुएं से पानी भरेंगे तो मेरा कुआं अपवित्र हो जाएगा। तो तब ललित सिंह यादव ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा उसने, जब आपके कुएं से उसके पानी भरने से आपका कुआं पवित्र हो जाता है, आपका जल अशुद्ध हो जाता है, तो इसी तरह से जब आप उसके कुएं पर पानी भरेंगे तो उसका कुआं भी अशुद्ध हो जाएगा, उसका पानी अपवित्र हो जाएगा। तब ललित सिंह यादव ने अपने समाज के लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा और एक शर्त रखी, मैं मंगलिया के कुएं से पानी तब भरने दूंगा जब आप उसको सामाजिक रूप से अपनाओगे और आपके यहाँ पर किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम होगा, चाहे वो विवाह का हो, जन्म का हो, आप मंगलिया के पूरे परिवार को ससम्मान वहाँ पर निमंत्रण देंगे और उसको भोजन कराएंगे। और इसी तरह से मंगलिया के यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होगा तो आप भी मंगलिया के कार्यक्रम में सभी चीज़ों को भूलकर उसके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यादव समाज के लोगों ने ये बात मानी और तब मंगलिया के कुएं से उनको पानी भरने दिया गया। तो साथियों, इसी बात से समझ सकते हैं कि ललित सिंह यादव कितने क्रांतिकारी उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और समानता को स्थापित करने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहते थे। और साथियों, इसी कड़ी में जिस तरह से हम ललित सिंह यादव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे समाज में तमाम तरह की कुरीतियां पनपी हुई थी, तमाम तरह के आडंबर पाखंडवाद फैले हुए थे और उनको दूर करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। और बताया जाता है कि 1951 में ललित सिंह यादव जी बाबा साहब से मिले और बाबा साहब के बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो चाहते थे कि जिस तरह से बाबा साहब इस देश में क्रांति कर रहे हैं, वो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर इस देश में सामाजिक समानता को स्थापित करते हुए इस देश में काम करें। और साथियों, कहीं ना कहीं बाबा साहब उनके प्रेरणा स्रोत भी बने। और जब ललित सिंह यादव रिटायर्ड हुए तो साथियों, उन्हें टीबी थी और टीबी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने अचानक एक अखबार की हेडलाइन पढ़ी जिसमें लिखा था कि 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही ये बात पढ़कर उन्हें बहुत पीड़ा हुई और पीड़ा होने का कारण ये था क्योंकि वो चाहते थे कि परम पूज्य बाबा साहब जिस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे वो भी उस दिन बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। लेकिन हालात और परिस्थिति और जो उनकी शारीरिक क्षमता थी उस समय वो बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उसी कारण से वो बाबा साहब के उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। लेकिन साथ ही वो प्रण लेते हैं कि वो भी जल्द से जल्द बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और बताया जाता है कि जिन भंते से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि भंते चंद्रमणि जी, उन्हीं के द्वारा ललित सिंह यादव जी ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और साथ ही दीक्षा लेने के बाद वो लगातार कैडर के माध्यम से, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करो या पंजाब की बात करो या तमाम राज्यों की बात करो, वो लगातार सक्रिय रूप से अपने लोगों को समझाने में जुट गए। और वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि भारत बौद्ध में हो और जिस तरह से भारत की जो बौद्धिक विरासत थी वो दोबारा से लौट कर आए। लेकिन कहीं ना कहीं तथाकथित पंडे पुजारी लोग उनके विरोध में उतर आए। और आप सबको पता है कि जो पेरियार जी हैं, ईवी रामास्वामी तमिलनाडु से हैं, जिन्होंने भी बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की और वो उनके गुरु रहे। और जब ललित सिंह यादव ने ईवी रामा द्वारा लिखित पुस्तक सच्ची रामायण पढ़ी जो कि तमिल में थी, तो तब उन्हें जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए। तब ललित सिंह यादव ने अपने गुरु पेरियार जी से आज्ञा ली कि गुरुजी, मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को मैं हिंदी में रूपांतरण करूं और उसके द्वारा इसका वितरण किया जाए ताकि लोगों में एक बड़े स्तर पर क्रांति का संचार हो और लोग समझ सके कि आज किस तरह से काल्पनिक चीजों को स्थापित करके इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो पेरियार जी ने उन्हें अनुमति दे दी। और साथियों, जब ललित सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद किया और जब हिंदी में अनुवाद किया तो तमाम प्रकाशन के पास गए, तो तमाम प्रकाशन जब इस पुस्तक को पढ़ते तो वो साफ साफ हाथ खड़े कर देते और साफ साफ मना कर देते कि ये तो हमारे ही धर्म के विरोध में है, हम इसका प्रकाशन बिल्कुल नहीं करेंगे। दिल्ली में भी लगातार वो कई प्रकाशनों से मिले, लेकिन सभी प्रकाशनों ने उन्हें मना कर दिया। तब साथियों, उन्होंने निर्णय लिया कि खुद वो अपना प्रकाशन शुरू करेंगे और उसी के माध्यम से अपनी इस पुस्तक को प्रकाशित करेंगे। सम्राट अशोक उनके आदर्श रहे और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने
अशोक प्रकाशन नाम से अपना पहला प्रकाशन खोला और उसी के माध्यम से सच्ची रामायण जो पुस्तक थी उसका हिंदी में अनुवाद किया। और जब ये पुस्तक साथियों मार्केट में आई तो मार्केट में जब लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो पूरे उत्तरी भारत में एक हाहाकार मच गया, एक तहलका सा मच गया। और जो पाखंडी लोग थे, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे साथियों, उनकी चूल्हे हिलने लगी और उनके सीने पर सांप रेंगने लगे। तब तिलमिलाए लोग हाई कोर्ट भाग गए और कोर्ट में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं ये पुस्तक है, ये एक बहुत बड़े वर्ग की भावना को आहत करती है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करती है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लल्लई सिंह यादव के फेवर में डिसीजन दिया और वो केस जीते। लेकिन साथियों बात यहीं खत्म नहीं हुई, फिर उसके बाद सरकार ने हमला बोला और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया और उनकी तमाम पुस्तकों को जब्त कराने का प्रयास किया। लेकिन फिर से वो केस जीतकर आए और केस जीतकर ही नहीं आए बल्कि बताया जाता है कि उनकी जो फीस लगी थी वो भी मतलब सरकार के द्वारा उनको रिटर्न की गई। लेकिन साथियों बात यहाँ तक ठहरने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक सत्ता के गलियारों में लल्लई सिंह यादव की सच्ची रामायण की जो गूंज थी वो गूंज रही थी, तमाम ब्राह्मणवादी लोग, तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग तिलमिलाए फिर रहे थे और वो चाहते कि जल्दी से जल्दी ये सारी बुक जब्त हो जाए ताकि उनकी पोल पट्टी ना खुले। और उसके बाद साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में लल्लई सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वहां पर भी लल्लई सिंह यादव की जीत हुई और उनकी जो फीस थी और कुछ उन्हें धनराशि भी सरकार की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मतलब हर्जाने के तौर पर दी गई कि लगातार आप कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से साथियों बताया जाता है कि लल्लई सिंह यादव ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार इस केस को जीतकर भारत में इतिहास रच दिया और इस देश के लोगों को बता दिया जो राम है, लक्ष्मण है, सीता है, जितने भी ये पात्र हैं सारे के सारे काल्पनिक है। किसी सीता का हरण नहीं हुआ, किसी को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ। तो साथियों ये थे लल्लई सिंह पेरियार जी, जिन्होंने इन मनुवादी लोगों की ईंट से ईंट बजाकर अपनी तमाम यथा संपत्ति को इन केसों को जीतने में लगा दिया और जितनी भी उन्हें पेंशन मिलती थी लगातार उस पेंशन का भी वो सामाजिक हित में प्रयोग करते थे। तो आप सबको सीख लेनी है लल्लई सिंह यादव जी से। और साथियों जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1968 से लेकर 1980 तक का जो ये दौर रहा था, बहुत ही क्रांतिकारी दौर रहा था। गोलियां भी चली लल्लई सिंह यादव पर, लेकिन वो कभी भी घबराए नहीं और वो लगातार इन मनुवादियों की ईंट से ईंट बजाकर इस देश के सामने सच्चा इतिहास खोलते रहे। साथियों लल्लई सिंह यादव कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी तो कर नहीं आए थे, किसी अन्य यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने पीएचडी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह से देश के हालातों को देख रहे थे, जिस तरह से समाज में बहुत तरह की कुरीतियां पनप रही थी, उसके खिलाफ जाकर साथियों उन्होंने गद्य और पद के रचनाएं भी की और तमाम रचनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। और जिस तरह से उन्होंने तमाम रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात करते हुए एक वैज्ञानिक सोच की तरफ लोगों को लेकर गए। और बताया जाता है कि उन्होंने 5 नाटक भी लिखे, जिसमें कि पहला नाटक उनका रहा था उंगली माल, दूसरा था संबुक का वध, तीसरा था संत माया बलिदान और चौथा था एकलव्य और 5वां था नाग यज्ञ नाटक। मतलब इस तरह से इन्होंने कुल मिलाकर 5 नाटक भी लिखे और इसी के साथ साथ में 3 गद्य भी उन्होंने लिखे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। और प्रचलित ही नहीं हुए साथियों, जब ये मार्केट में आए तो मनुवादी विचारधारा की फिर से जड़ें हिलने लगी और फिर से वो लल्लई सिंह यादव के विरोध में उतर आए। तो 3 गद्य जो उनके साथियों बताया जाता है, जो कि 1960 में उन्होंने लिखे। पहला था शोषितों पर धार्मिक डकैती। आप समझिए कि शोषितों पर धार्मिक डकैती, और धार्मिक डकैती किस तरह से हो रही थी हम देख रहे थे उस समय, जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था का जो दौर था वो चल रहा था और इस तरह से लोगों को मनुवादी व्यवस्था के तहत ट्रीट किया जा रहा था, उनको हैंडल किया जा रहा था। तो इसी संदर्भ में उन्होंने लिखी शोषितों पर धार्मिक डकैती। दूसरी पुस्तक वो लिखते हैं शोषितों पर राजनीतिक डकैती, क्योंकि जिस तरह के राजनेता उस समय राजनीति कर रहे थे, क्योंकि अगर उस समय की राजनीति और आज की राजनीति को देखें तो आज की राजनीति भी हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं उसी का दूसरा रूप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन राजनेताओं को
चुना जाता था या जो राजनेता सत्ता पर काबिज होते थे वो किस मानसिकता के होते थे, आज आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से भारत देश में मनुवादी व्यवस्था की सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में बैठी है और लगातार जिस तरह से 2014 के बाद में हम देश का जो सिनेरियो उठाकर देख रहे हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर का प्रकरण दो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह के डिसीजन दिए, चाहे SC ST एक्ट को लेकर देख, चाहे किसानों को लेकर देख, चाहे मुस्लिमों के CA NRC को लेकर दे, या खिलाड़ी बेटियों के साथ में दे, या जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार शोषण होता है, या अभी वर्तमान की बात करूं जिस तरह से आरक्षण का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, ये तमाम चीजें साथियों आपसे छुपी नहीं है। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए उस समय 1960 में ललित सिंह यादव ने शोषितों पर राजनीतिक डकैती नाम की पुस्तक लिखी। और उसके बाद में साथियों उन्होंने जो तीसरा उनका गद्य था जो लिखा था, उन्होंने सामाजिक विषमता कैसे समाप्त की जाए, उन्होंने इस पर भी बहुत विस्तार से लिखा और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आज जो सामाजिक विषमता है किस तरह से समाज के अंदर फैले हुई है और किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ी खाई को बनाने का काम कर रही है। जबकि भारत में भाईचारे की स्थापना करते हुए लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो सामाजिक विषमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसका कि आने वाले समय में इस देश के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों ललित सिंह यादव की क्रांति यही नहीं रुकती है, आगे भी लगातार इस क्रांति को जारी उन्होंने रखा। और बताया जाता है कि 1992 में ललित सिंह यादव जी बिहार के तोलिया नामक जगह में एक कार्यक्रम था, उसमें वहाँ के जो SDM थे उन्होंने उनको बुलाया था। और जब वहाँ पर वो पहुँचे तो साथियों बताया जाता है कि जब वो मंच से भाषण दे रहे थे, जब वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चीथड़े उड़ा रहे थे, और जिस तरह से राम सीता को लेकर वो सत्य की एक के बाद एक परत खोल रहे थे कि आज तथाकथित लोगों ने काल्पनिक ग्रंथ गढ़ दिए हैं, काल्पनिक कहानियां गढ़ दी हैं, और उसके कारण आज वो इस देश की जनता को मूर्ख बनाने में कामयाब हुए। तो इसी का पूरा चिट्ठा खोलते हुए साथियों बताया जाता है कि उस कार्यक्रम में ललिया भी चली, लेकिन ललित सिंह यादव को किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। और फिर जब वो होटल में पहुंचे तो जो वहाँ के SDM थे उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही रुकना चाहता हूँ। तो साथियों बताया जाता है कि उस समय ललित सिंह यादव बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे और पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। जब SDM ने उनसे सवाल किया कि ललित सिंह यादव जी आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया मैं अपने समाज की स्थिति को देख रहा हूँ, अपने समाज के हालातों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि समाज कहाँ खड़ा है और कहाँ समाज को खड़ा होना चाहिए था। अगर ये क्रांति आगे जारी नहीं रही तो आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक स्थिति इस देश में पैदा हो जाएगी। और बताते हैं कि साथियों अगर उत्तरी भारत में जो क्रांति हुई, राम स्वरूप वर्मा की बात करूँ, अच्युतानंद की बात करूँ, या जगदेव प्रसाद की बात करूँ, या तमाम ऐसे नेताओं की बात करूँ, या समाज सुधारकों की बात करूँ जिन्होंने कि उत्तर भारत में बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की। साथियों बताया जाता है कि जिस तरह से तमाम यादव समाज के बुद्धिजीवी लोग या OBC समाज से आने वाले जो जागरूक लोग हैं, जिस तरह से वो बताते हैं कि आज अगर वो ललित सिंह यादव को जान रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय वो साहब मान्यवर काशीराम जी को देते हैं। क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने जब ललित सिंह यादव को पढ़ा, समझा, उनके विचारों को जाना, तो साथियों वाम सेफ का जो पोस्टर निकलता था उन पर उन्होंने ललित सिंह यादव की तस्वीर को महत्व दिया। और वहाँ पर तमाम पोस्टरों में तमाम जो कार्यक्रम होते थे वहाँ पर ललित सिंह यादव की तस्वीरें लगाई जाती थी, जिससे कि यादव समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। और उसी का नतीजा रहा कि आपको मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस तरह के नारे भी साथियों आपने समय समय पर सुने। तो बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि ललित सिंह यादव को दोबारा से जिंदा करने में बहुत बड़ा हाथ साहब मान्यवर काशीराम जी का रहा है, क्योंकि उन्होंने ललित सिंह यादव जी की तमाम छोटी छोटी पुस्तकें निकाली, उनके जीवन परिचय को दर्शाते हुए, उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को दर्शाते हुए लोगों को ये बताने का काम किया, वो पुस्तकें वितरित करने का काम किया। और वाम सेफ का जो पोस्टर था उस पर ललित सिंह यादव को जगह दी। तो साथियों ललित सिंह यादव का ये चरित्र छोटा मोटा चरित्र नहीं था, बल्कि इतना महान था। लेकिन विडंबना है कि आज उन्हीं के समाज से आने वाले ना समझ लोग उनका दुष्प्रचार करते नजर आते। साथियों उनके जीवन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण घटना पर मैं प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। दिल्ली में आंदोलन हो रहा था महाबोधि विहार को लेकर, और वो भी उस आंदोलन में उपस्थित हुए, और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई और उन्होंने कहा और यादव जी कैसे हैं, रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। तो तब ललित सिंह यादव जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत झुंझला गए, और उन्होंने उनका जवाब देते हुए ये कहा कि ये बताइए क्या आज भी आप हमें हिजड़ा समझते हैं? और मैं हिजड़ा नहीं हूँ, आज जो यादव समाज है वो हिजड़ा है, मैं बौद्ध हूँ, मेरी जाति खत्म हो गई है, ना तो आप मुझे यादव कहें, ना मुझे चौधरी कहें, और ना ही मुझे
किसी और नाम से पुकारे। अगर आपको मुझे पुकारना है तो आप मुझे ललई सिंह बोध कहें, इसके अलावा मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो साथियों, इस तरह के क्रांतिकारी विचारों के थे ललई सिंह यादव। लेकिन आज हम देखते हैं कि यादव समाज में आने वाले ओम यादव जैसे लोग उनका दुष्प्रचार करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं समाज में जो हीन भावना, एक घृणा भरा भाव है ललई सिंह यादव के तहत, वो पनपाते नजर आते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यादव समाज के उन तमाम लोगों का, चाहे मैं उसमें राजकुमार यादव जी की बात करूँ, अचल जी की बात करूँ, गगन यादव जी की बात करूँ, अनिल कुमार यादव जी की बात करूं या अशोक यादव जी की बात करूं। तमाम ये चेहरे ऐसे हैं यादव समाज के, या मैं लक्ष्मण यादव जी की बात करूं, जिन्होंने ललई सिंह यादव को समझा और समझकर उनके विचारों को मनोसात किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा, इस देश में समय समय पर तमाम ऐसे क्रांतिकारी, समाज सुधारक और समाज में समानता को स्थापित करने के लिए तमाम नेता आए, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन, तन मन धन, यहाँ तक कि सब कुछ इस देश के लोगों पर और खासकर अपने समाज के लोगों पर समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना है कि जिस ललई सिंह यादव ने अपने समाज को रूढ़िवादी परंपरा, पाखंडवाद, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए काम किया, आज हम देखते हैं चाहे कांवड़ यात्रा का दौर चले या जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जो कुर्सी धुलवाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ तो हमने देखा कि तमाम कर्मकांड उन्होंने वही किए जिनको कि ललई सिंह यादव करने से मना करते थे। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि समय समय पर इस भारत देश में मनुस्मृति को लेकर चर्चा भी होती है, विवादों में भी ये बनी रहती है। और उसके पीछे आप सभी जानते हैं कि जो ये पुस्तक है कितनी असमानतावादी है। और 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर में इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जलाया था। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मनुस्मृति के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने छेड़ा था। और उसके बाद बताया जाता है कि 1922 में जो ललई सिंह यादव है उन्होंने भी घोषणा की थी कि मैं जल्द से जल्द इस मनुस्मृति को जलाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करूंगा। लेकिन वो कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। लेकिन हमने देखा कि 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया था। तो साथियों, इन्हीं सब तमाम चीज़ों से, तमाम बातों से, तमाम चर्चा से आप समझ सकते हैं कि ललई सिंह यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। और अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास जो उन्होंने इस देश के लोगों के लिए लिखा, आज वो इस देश के लोगों को पढ़ना चाहिए। और आज जिस तरह से कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास, रूढ़िवाद इस देश में पनप रहा है, उससे बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़कर अपने बच्चों को एक वैज्ञानिक सोच देने का काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि तमाम ये चर्चा जो मैंने करी आज ललई सिंह यादव जी को लेकर वो आपको कैसी लगी। और जिस भी साथी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय भीम, नमो बुद्ध।